Hello, welcome to Avyan IAS. I'm Gaurav Saini, Faculty of General Studies at Avyan IAS. So इससे पहले एक वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, एक बताया था इंडिया इकोनॉमी में यूपीएससी के लिए या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए आपको क्या सिलेबस, क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पिरेंट ये डिफिकल्टी फेस करता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत डायनेमिक है और बहुत डाइवर्सिफाइड है। क्लियर? सो इसलिए हर एक स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फील करता है क्या पढ़े, क्या छोड़े, क्या ना पढ़े। सो मैंने एक पिछली क्लास में बताया था 3 टॉपिक मैंने कवर किए थे। बेसिक्स, जैसे माइक्रो बेसिक्स में क्या पढ़ना होता है आपको, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना होता है, फिर इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में क्या पढ़ना होता है, देन मॉनेटरी पॉलिसी में क्या पढ़ना होता है। आज कवर करेंगे कि बैंकिंग, 4th यूनिट होती है आपकी बैंकिंग, जो कवर करनी होती है। बैंकिंग में आप क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले आपका सेंट्रल बैंक, जो आपका आरबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्या आपका आरबीआई। आरबीआई के बारे में पढ़ना है आपको, इसके फंक्शंस क्या है, ऑटोनॉमी क्या है, आरबीआई एक्ट 1934 क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा, जब पढ़ लेंगे आप कि क्या क्या फंक्शन है, क्या पावर है। क्लियर? देन उसके बाद आपको इंडियन बैंकिंग की हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग, और क्या क्या रिफॉर्म्स आए और कैसे आपका बैंकिंग सिस्टम जो है इवॉल्व हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो ये पढ़ना है टॉपिक आपको। फिर उसके बाद आपको पढ़ना होता है, आपने हिस्ट्री पढ़ ली कि जो आपके बैंक्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। जैसे इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, आपके शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं, आपके लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक्स। सो सारा क्लासिफिकेशन आपको इसे पढ़ना होता है, ये कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से एरियाज में ये वर्क करते हैं। तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट फिर आप इसमें कवर करते हैं कि जो आपका इशू चल रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? मान लीजिए मैं बैंक हूं, मैंने किसी को लोन दिया है और उसने 90 दिनों तक मुझे एक भी रुपया वापस नहीं किया, ना ईएमआई पे कर रहा, ना इंटरेस्ट पे कर रहा, ना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहा है। सो वो जो पैसा है वो मेरा एसेट है, बैंक को मेरा एसेट है। अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा ना, 90 दिन तक रुपया नहीं आया, तो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, वो लोन डिफॉल्ट बनने जा रहा है। क्लियर? सो एनपीए चैलेंजेस क्या क्या है इसके? भैया एनपीए इंक्रीज हो रहा है, कुछ में चैलेंजेस है ना। फिर इसमें ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इसके अंदर इंद्रधनुष एक स्कीम है, वो क्या है। फिर एक जो एनपीए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मेन लॉ लेके आया, अम्ब्रेला लॉ, विच इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये क्या होता है आपका? क्लियर? सारफेसी एक्ट क्या है? कैटेगराइजेशन ऑफ लोन मींस क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। स्ट्रेस एसेट्स क्या होते हैं, अनस्ट्रेस्ड एसेट्स कौन से होते हैं, उसमें बैड लोन कौन सा होता है, एनपीए क्या होता है आपका, ये सारा आपको, रिटर्न ऑफ एसेट्स क्या होते हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड एसेट्स क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन क्या होता है, ये सारा आपको इसमें कवर करना होता है। फिर एक आरबीआई का रेजोल्यूशन है, आरबीआई रेजोल्यूशन, एक आरबीआई का रेजोल्यूशन है जो आपका 7 जून 2019 में आया था, वो रिलेटेड टू एनपीए, एनपीए को रिजोल्व करने के लिए लेके आए थे। क्या है इसमें, क्या है आपका, देन फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट क्या है आपका? मींस कोई बैंक से घोटाला करने कोई भाग गया तो उसके अगेंस्ट क्या लो है आपका। क्लियर? देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज आपको पढ़नी होती है, जैसे कि नरसिम्हम कमेटी, नरसिम्हम कमेटी, नरसिम्हम कमेटी 1, कमेटी 2। देखिए 1991 में इसको बनाया गया था नरसिम्हम कमेटी 1 को, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी क्यों? पहली ऐसी कमेटी जिसने पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर को चेंज किया। उसके बाद जो भी कमेटीज आई आपकी, वो इसके जो भी इसने प्रोविजंस दी, जो भी इसने
अपनी रिकमेंडेशन दी थी उसका मॉडिफाइड फॉर्म है, रिफाइंड फॉर्म है। मेन कमेटी नरसिम्हा कमेटी 1, फिर नरसिम्हा कमेटी 2, पीजे नायक कमेटी को क्या है आपकी, ये सारा आपको कमेटीज आपको पढ़नी पड़ती है। उसके बाद देन फिर इसके बाद एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बेसल नॉर्म्स। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है प्रोविजनिंग क्या होती है, बेसल नॉर्म्स में नहीं, बैंकिंग बता रहा हूं। और टॉपिक क्या है, प्रोविजनिंग क्या होती है इसके अंदर, जो इनकम क्लासिफिकेशन होता है बैंक का वो कैसे होता है आपका इसके अंदर, प्रोविजनिंग। देन ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। देन फिर आपको पढ़ना पड़ता है बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स क्या है, एक तरह से मॉनेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज है उनको, कि हाँ आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करिए, हमने एक फ्रेमवर्क बना दिया तो इसके अकॉर्डिंग आप फ्रेम कर सकते हैं, इसको आप एज अ रेफरेंस मान सकते हैं, ताकि एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे ग्लोबल ऑर्डर में आपके। क्लियर। दूसरी चीज देखिए इसके अंदर, तो बेसल नॉर्म्स में क्या पढ़ना पड़ता है, बेसल नॉर्म 1, 2, 3, इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पढ़ना पड़ता है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर पढ़ना पड़ता है आपको कि लेवरेज रेशियो क्या है इसके अंदर, कैपिटल CAR मींस इसमें CAR के अंदर टीयर 1, टीयर 2 कैपिटल क्या है इसके अंदर, जो इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, टीयर 1 कैपिटल प्लस में टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। CAR का फॉर्मूला क्या है, टीयर 1 कैपिटल प्लस में टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो क्या होता है, टीयर 1 में कौन सी कैपिटल आती है, टीयर 2 में कौन सी कैपिटल आती है, CAR है क्या, ये क्या प्रोवाइड करता है, क्या सेफ्टी प्रोवाइड करता है, क्या रिस्क कवर करता है पूरा, ये आपको CAR के बारे में आपको पढ़ना इसमें होता है। देन फिर इसके बाद इसमें ही आपको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, पेंशन, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सारा आपको पढ़ना पड़ता है। नचिकेत मोर कमेटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारा बैंकिंग में पढ़ना पड़ता है। देखिए सबसे बड़ी यूनिट है बैंकिंग, एग्रीकल्चर के बाद इकोनॉमिक्स में सेकंड नंबर है बैंकिंग आता है आपका। क्लियर। तो इसमें नचिकेत मोर कमेटी पढ़ना है, दीपक मोहंती कमेटी पढ़िए, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। देन फिर और टॉपिक क्या बच गए इसके अंदर आपके, NBFCs डिटेल में पढ़िए, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट क्या है, डेवलपमेंट बैंक क्या है, डिफरेंस पढ़िए NBFC और बैंक्स के अंदर क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंक्स में क्या डिफरेंस होते हैं, ये पूरा आपको पढ़ना आपको इसके अंदर पड़ता है। तो देखिए बैंकिंग में से बेटा एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपके मेन प्री में होते हैं और मेंस में भी 20-30 मार्क्स का यूपीएससी पूछता है लिंक करके 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है आपको। सो दोनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, आपका ये प्री और मेंस दोनों के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट कवर करनी चाहिए फाइनेंशियल मार्केट। देखिए फाइनेंशियल मार्केट में वैसे तो आपका बैंकिंग, सेकंड आपका मनी मार्केट, थर्ड आपका कैपिटल मार्केट, ये तीनों कवर होता है। लेकिन हम बेसिक करते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट जहां पे 1 साल से कम का लेन देन होता है, कैपिटल मार्केट जहां पे 1 साल से ज्यादा का लेन देन होता है, उसे हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना होता है मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में आपको कि मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है। इसमें जो आपकी सिक्योरिटीज होती है भाई, जो हम लेन देन करते हैं आपस में, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए करें चाहे लॉन्ग टर्म के लिए करें, वो हम किसके अगेंस्ट करते हैं, अगेंस्ट सिक्योरिटीज करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया, आपका डिबेंचर्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, आपका ट्रेजरी बिल्स हो गया, आपके जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गए। तो इसमें टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, ट्रेजरी बिल्स क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है, कमर्शियल बिल या कमर्शियल पेपर क्या है आपका, डिबेंचर्स क्या होते हैं आपके, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, ये सारा आपको पूरा आपको ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज इसमें आपको पढ़ना होता है। फिर इसके बाद आपको करना होता है शेयर मार्केट इसी के अंदर।
इश्यूज करने की वाई, इसमें मेंस के लिए क्या इश्यू कवर करेंगे कि वाई कैपिटल मार्केट और बॉन्ड मार्केट इज नॉट डीप इन इंडिया, इज नॉट डीप इन इंडिया। क्यों नहीं इतना डीप है, क्यों नहीं इतना फैला हुआ है आपका ये कैपिटल मार्केट और बॉन्ड मार्केट, आप बोल सकते हैं इसके अंदर। सो दूसरा देखिए, इसमें शेयर मार्केट कवर करना था आपको। शेयर मार्केट में क्या करना था आपको कि शेयर्स कैसे इश्यू होते हैं, कैसे शेयर्स इश्यू होते हैं, मींस इसमें आईपीओ क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है, इसमें एफपीओ क्या है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग क्या है, राइट इशू क्या है इसके अंदर, राइट्स इशू क्या है इसके अंदर। क्लियर, इसमें आपको पढ़ना होता है राइट इश्यूज, देन प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारा कवर करना होता है आपको। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, कैसे शेयर्स का प्राइस डिसाइड होता है, उसमें बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है, उसमें कैश वाला क्या है, तो ये आपको शेयर मार्केट में पढ़ना होता है। प्लस में टाइप्स ऑफ शेयर्स, जिसमें नॉर्मल शेयर या आप इक्विटी शेयर बोल सकते हैं, और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है, प्रेफरेंशियल शेयर्स में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। आईपीओ एफपीओ का मैंने वीडियो बनाई है, प्लीज देख लीजिएगा इन वीडियो को आप। क्लियर, इन बैंक मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप इसको प्लीज देख लीजिएगा। क्लियर, सो टाइप्स ऑफ शेयर में नॉर्मल शेयर्स कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में डिफरेंस है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इस पे मैंने वीडियो बनाई, इसको भी देख लीजिएगा आप। क्लियर, सो ये आपको पूरा कवर करना होता है। दूसरा फिर इसके अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज मेन सेंसेक्स के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज जो आपका हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका इंडेक्स है क्या, सेंसेक्स। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसका इंडेक्स है निफ्टी 50। क्लियर, सो ये क्या है आपके, ये कवर करना होता है आपको। दूसरा इसके अंदर फिर आपको कवर करना होता है इसके अंदर क्या, डेरिवेटिव्स। व्हाट आर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें कवर करना होता है आपको, क्या करना होता है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं आपके। क्लियर, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आपको कवर करना होता है कि इसमें हेज फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं। देन फिर इसके बाद इसमें आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, ईटीएफ, जिसमें भारत 22 आपको कवर करना है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है आपका। क्लियर, तो ये सारे इश्यूज जो आपके फाइनेंशियल मार्केट में पूरा आपका कवर होता है। ठीक है, कवर आपका होता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। क्लियर, और शेयर मार्केट में कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ती है। बुलिश मार्केट क्या होती है, ठीक है, बेयरिश मार्केट क्या होती है, उसमें आपका एक टर्म है शॉर्ट सेलिंग क्या होती है उसके अंदर, ठीक है, डब्बा ट्रेडिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होती है। तो ये सारा आपको पूरा करना होता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। नेक्स्ट क्या है बेटा आपको पढ़ना है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट यूनिट क्या पढ़नी होती है, नेक्स्ट यूनिट पढ़नी होती है आपको पब्लिक फाइनेंस। नेक्स्ट पढ़ना होता है पब्लिक फाइनेंस। इसमें दो पढ़ना होता है, एक तो फिस्कल पॉलिसी, दूसरा टैक्सेशन। तो देखिए फिस्कल पॉलिसी में क्या पढ़ना था आपको, जैसे मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है आरबीआई का, जिसकी हेल्प से आरबीआई मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई कंट्रोल करके डिमांड कंट्रोल करता है, डिमांड कंट्रोल करने से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। सेम ऐसी फिस्कल पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके हेल्प से गवर्नमेंट क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, उसकी हेल्प से गवर्नमेंट करता है डिमांड को इंक्रीज करता है और ग्रोथ इंक्रीज करता है। तो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आपकी क्या है, शॉर्ट टर्म है, क्यों, मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ डिमांड पे फोकस करता है, फिस्कल पॉलिसी आपका डिमांड एंड सप्लाई दोनों पे फोकस करता है। फिस्क का मतलब क्या होता है इसके अंदर, ट्रेजरर, तिजोरी एक तरह से, तो ये किसी गवर्नमेंट का है तो इसलिए गवर्नमेंट का हो गया आपका। तो फिस्कल पॉलिसी में क्या पढ़ना था आपको, सबसे पहला कि फिस्कल पॉलिसी है क्या, पब्लिक फाइनेंस किसे बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी किसे बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। जैसे मैंने बताया था आपको मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई अपने
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स को यूज करके हेल्प से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, वैसे ही गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में बजट इज द टूल जिसकी हेल्प से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। कौन? गवर्नमेंट। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्लियर? सो इसमें आप पढ़ते हैं फिर आपका कैपिटल, आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स मींस रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर मींस गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है और गवर्नमेंट खर्चा कहां करती है। तो रिसिप्ट्स में क्या होता है? रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा कैपिटल रिसिप्ट्स पढ़ने पड़ते हैं आपको। सेम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ना पड़ता है आपको। क्लियर? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, कहां से पैसा आता है। सेम कैपिटल में कहां से पैसा आता है? मींस रेवेन्यू में टैक्सेस से आता है, नॉन टैक्सेस आता है। कैपिटल में कोई डिसइन्वेस्टमेंट किया, जैसे एयर इंडिया को प्राइवेट को बेच दिया, जो वहां से पैसा आएगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन दी कैपिटल रिसिप्ट। और जो टैक्सेस से पैसा आ रहा है दैट विल बी इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसिप्ट। ऐसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डेली बेसिस पे खर्चा होता है, जो एम्प्लॉयज की सैलरी पे करना, ठीक है, जो वेजेस पे करना, तो नॉर्मल जो ऑपरेशनल खर्चा होता है वो कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल क्या हो गया? जब आप खर्चा कर रहे हो, कुछ आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, कुछ आप एसेट डेवलप कर रहे हो, एसेट्स डेवलप कर रहे हो, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया आपको इतना है? सो ये फिर इसके बाद आपको फिस्कल पॉलिसी में क्या कवर करना होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है आपका, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट क्या होता है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट क्या होता है आपका, इस डेफिसिट को फाइनेंस कैसे करते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग आपको पढ़ना पड़ता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसको फाइनेंस कैसे करते हैं, इसके क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या चैलेंजेस है इसके अंदर, ये सारा पढ़ना पड़ता है। फिर आपको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, यानी कि FRBM एक्ट, ये पढ़ना होता है आपको। देन टाइप्स ऑफ बजट इसमें पढ़ना होता है, जेंडर बजटिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, टाइप्स ऑफ बजट, जेंडर बजट, परफॉर्मेंस बजट, आउटकम बजट, ये सारा आपको पढ़ना होता है इसके अंदर आपको। एंड व्हाट ऑल आर द कमिटीज विच आर रिलेटेड टू दिस पब्लिक एक्सपेंडिचर, दिस रिफॉर्म्स, क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, ये सारा आपको पढ़ना पड़ता है इसके अंदर। इतना क्लियर आपको। नेक्स्ट फिर हम बात करें फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है आपका, फाइनेंस कमीशन क्या है, ये सारा आपको टैक्सेशन में, इसे फिस्कल पॉलिसी में आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट देखिए आप टैक्सेशन, टैक्सेशन, टैक्सेशन में क्या पढ़ना होता है, टैक्सेस क्या होते हैं पहली बात तो, दूसरे कितने टाइप्स के होते हैं, दो होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन कौन से होते हैं आपके, ठीक है, डायरेक्ट में पर्सनल इनकम टैक्स हो गया आपका, डायरेक्ट में कौन सा हो गया आपका, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डायरेक्ट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, क्लियर, ये सारे क्या है, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स हो गया। सो ये सारे क्या हो गया आपके, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस बर्डन भी सेम पर्सन पे आता है, इंपोज भी सेम पर्सन पे होता है, और पे भी सेम पर्सन करता है। मींस मैं इनकम कमा रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, तो मेरे पे इंपोज होगा और मैं ही उसे पे करूंगा, क्लियर। सो मैं इसे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इंपोज किसी और पे होता है और बर्डन किसी और पे होता है, पे कोई और करता है। मतलब इंपोज किस पे होता है, कंपनीज पे होता है, लेकिन पे कौन करता है, जो उसे कंज्यूम करता है। जैसे पेन है, पेन पे जीएसटी लगा है, ये लगा कंपनी पे, लेकिन इसे पे कौन करेगा, आप करेंगे जो इसे कंज्यूम करेगा। सो दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, अब तो जीएसटी आ गया है, पहले वैट हुआ करता था, सेल्स टैक्स हुआ करता था, पहले आपका ऑक्ट्रॉय टैक्स, ये सारे टैक्स आपके हुआ करते थे, आपके क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन सबको हटा दिया, अब एक जीएसटी आ गया आपका। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी में रिफॉर्म्स क्या हुई है, जीएसटी एक्चुअली में है क्या, इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या है इसका, और जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी नेटवर्क क्या है इसके अंदर, क्लियर, और क्या क्या इश्यूज है रिलेटेड टू जीएसटी, वो सब आपको इसमें कवर करना होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, क्लियर। फिर इसके अंदर आपको
ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग मींस इससे पहले कवर करना होता है कि कैसे कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी इंडिविजुअल टैक्सेस को अवॉइड करता है, टैक्सेस बचाता है, टैक्सेस चुराता है। कौन कौन से मेथड है? तो बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग मेथड है, क्लियर। दूसरा आपका राउंड ट्रिपिंग हो गया, राउंड ट्रिपिंग हो गया। ट्रांसफर प्राइसिंग एक और मेथड है आपका। तो इन सब ये सारे क्या आपके ये सारे वेज है जिसके थ्रू आप क्या है टैक्सेस चुराते हो। तो इसके लिए क्या है, इसके सॉल्यूशन क्या है? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या हो गया, आर्म्स लेंथ प्राइस क्या हो गया, आर्म्स लेंथ प्राइस, ये सॉल्यूशन है। इसके थ्रू आप रोकते हो लोगों को कि टैक्सेस ना चुराए। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है? आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है आपका, क्लियर। सो ये क्या आपका दूसरा इसमें कवर करना होता है आपको, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है, क्लियर, ये कवर करना होता है। दूसरा कुछ रिफॉर्म्स, ई सहयोग, ई निर्माण, ईश्वर कमेटी, एफएसएलआरसी क्या है आपका इसके अंदर, टार्क क्या है इसके अंदर, क्लियर। तो ये सारा इसमें करना होता है आपको। टैक्स हेवन क्या है, टैक्स इविजन क्या है, ये सारा आपको टैक्सेशन के अंदर इसको आपको पूरा इन डिटेल आपको कवर करना होता है, क्लियर। सो ये आपको मैंने कुछ टोटल 6 यूनिट्स मैंने बता दिया आपको। कल बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको। सो इससे आगे हम कवर करेंगे नेक्स्ट में। कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट सॉल्व होंगे। थैंक यू।